आज हम मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में पढ़ेंगे। उनका जो जन्म है 1869 में हुआ था और 1948 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये महात्मा गांधी का जो जीवन दर्शन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार है, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे कि किस तरह से राजनीति में रूप में गांधी के अपने विचार, अपने सिद्धांत क्या थे, गांधी क्या कहना चाहते थे कि सिद्धांत किस तरह से हम राजनीति को जोड़ा जाए, समाज से जोड़ा जाए, या फिर महात्मा गांधी के बारे में जो लोगों के क्या व्यू थे कि क्या कहना चाहते थे कि किस तरह से वो गांधी एक राजनीतिज्ञ भी रहे हैं। मोहनदास जो करमचंद गांधी थे, उनका जन्म मूल रूप से वे एक आध्यात्मिक संत थे। उनका जो उद्देश्य था वो धार्मिक जीवन व्यतीत करना था। और महात्मा गांधी के शब्दों में यदि कहें कि मैं उस समय तक धार्मिक जीवन व्यतीत कर सकता था जब तक कि स्वयं को संपूर्ण मानवता के साथ एकीकृत न कर लेता, और यह मैं उस समय तक नहीं कर सकता था जब तक कि राजनीति में भाग नहीं लेता। ये उनके स्वयं के जो शब्द थे कि मैं स्वयं प्रथम पहले मानव हूँ और मानव के बाद पहला जो मेरा उद्देश्य है जीवन का, वो जो उद्देश्य है मानवतावाद, और उसके बाद जो दूसरा उद्देश्य है वो राजनीति में यदि सेकंड है कि मुझे राजनीति में जाना पड़े। तो गांधी जी ने अपने मूल स्वरूप में आध्यात्मिक संत के रूप में उन्होंने ज़्यादा जो जोर दिया तो आध्यात्मिकता, नैतिक दृष्टिकोण के आधार पर ही विविध राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं का धार्मिक रूप से जो समस्याएं थी, उन समस्याओं का उन्होंने विचार व्यक्त किए। उन्होंने स्वयं गांधी जी ने एक बार कहा कि एक बार पोलक से कहा कि मैं राजनीतिज्ञ का चोगा पहन रखा है किंतु हृदय से मैं एक धार्मिक पुरुष हूँ। पोलक को ये जो उनका जो संवाद था, ये अपने आप में उन्हें एक धार्मिक पुरुष, एक मानव के रूप में दर्शाता है कि मैं एक राजनीतिज्ञ का चोगा पहन रखा है मैंने, और किंतु मैं अंदर से जो हृदय से मैं पूरा एक धार्मिक पुरुष हूँ। मतलब ऊपर से मैं केवल राजनीति को मानता हूँ, आंतरिक रूप से हृदय से मैं राजनीति को नहीं स्वीकारता। तो ये उनका जो आंतरिक रूप से वो कह रहे हैं कि मैं एक धार्मिक जो व्यक्ति के रूप में रहा हूँ। सन 1929 में उन्होंने अरुण डेल को लिखा था कि मेरा झुकाव राजनीति की ओर नहीं है, धर्म की ओर है। उन्होंने कहा मैं राजनीति को कभी स्वीकारता नहीं, मैं अपने धर्म को पालना के लिए धर्म में विश्वास करता हूँ। इसलिए गांधी जी ने व्यक्तिगत कार्यों और राजनीतिक कार्यों में अंतर नहीं मानते थे। उनके अनुसार सभी कार्य एक से हैं। राजनीतिक और नीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और नैतिकता की जिन सामान्य सिद्धांतों को व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर लागू किया जाता है, राजनीति को उनसे मुक्त नहीं किया जा सकता। तो गांधी जो कहते हैं कि उनका मानना था कि मैं राजनीति को कोई अलग से किसी कार्य के लिए उसे नहीं रखता हूँ, मैं उसे एक सामान्य कार्य के रूप में मानता हूँ, और जो किसी तरह का व्यक्तिगत और राजनीतिक कार्यों में अंतर भी नहीं महसूस करता। और जो मूल जो मेरा जो पहलू है वो है नैतिकता, और नैतिकता के जो सिद्धांत हैं वो हमेशा उसमें जुड़े रहें, उसी राजनीति की मैं बात करता हूँ। जीवन परिचय की यदि हम बात करते हैं तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। और उनका जो परिवार था वो धार्मिक विचारधारा का परिवार था। उनके जो पिता थे वो पोरबंदर के दीवान थे, वहाँ के राजा के, और उनकी माता थी वो गृहिणी थी। उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो प्राथमिक शिक्षा, या जो हम कह सकते हैं कि इंटर तक की जो परीक्षा उन्होंने जो परीक्षा पास की वो वहीं रहकर उन्होंने परीक्षा पास की। उसके बाद में उन्होंने स्कूली शिक्षा के बाद जब कॉलेज एजुकेशन के लिए वो पढ़ाई के लिए विदेश गए, लंदन गए। 1888 में उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए वहाँ एडमिशन लिया, और 1891 में वो लंदन से लौटकर वापस वकालत उन्होंने प्रारंभ की। और उसके बाद वो अपने एक पारिवारिक मित्र के साथ दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहाँ उनके किसी वकालत के लिए, वहाँ किसी का जो केस के लिए वो दक्षिण अफ्रीका चले गए 1891 में। तो गांधी का जो मूल जो बात थी वो जीवन परिचय का यही है कि वो पूर्ण रूप से धार्मिक जीवन जीना चाहते थे। उनकी माता ने उन्हें ऐसे संस्कार दिए थे कि वो जीवन में एक धार्मिक पुरुष के रूप में अपना जीवन व्यतीत करें। 1906 में जब वो पुनः दक्षिण अफ्रीका से
दक्षिण अफ्रीका में थे, तब दक्षिण अफ्रीका सरकार को उन्होंने, वहाँ रंग भेद नीति बहुत ज़्यादा थी, वहाँ काले गोरे का भेद बहुत ज़्यादा था, इसके लिए उन्होंने एरिटियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, वहाँ की सरकार के सामने इस तरह के एक्ट के विरुद्ध में एक सफलतापूर्ण सत्याग्रह किया और दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद था उसे मिटाने के लिए उन्होंने सत्याग्रह का सहारा लिया और एक कानून बनाया। उसके बाद में महात्मा गांधी ने सन 1914 में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। तो ये उनका जो जिसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, आंदोलनों की शुरुआत की, या ऐसा कह सकते हैं कि गांधी अपने आप को किस तरह से मानता था कि वो एक अहिंसक प्रतिरोध करेगा, अहिंसक का साधनों का सहारा ले, और यही एक उनका जो जीवन का एक उद्देश्य बन गया था। गांधी इस समय गांधी जी ने को अंग्रेज़ों के प्रति वो न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास था, क्योंकि वो अंग्रेज़ों लंदन में पढ़े लिखे थे। उनका जो विश्वास था कि अंग्रेज़ नहीं अपने इतने बुरे नहीं हो सकते जितना उन्हें बताया गया है, तो उनका विश्वास था, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता को बिना किसी शर्त के ब्रिटिश सरकार की सहायता देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा भाई आप अंग्रेज़ों की मदद करो, ये भी आपकी मदद करेंगे, आपके विकास में सहायक सिद्ध होंगे। गांधी जी ने भारत के अपना राजनीतिक जो जीवन था वो, या ऐसा कह सकते हैं राजनीतिक जी शुरुआत उन्होंने चंपारण से की। चंपारण जो सत्याग्रह किया वहाँ से उन्होंने अपने जीवन का जो बात रखी कि भाई इस तरह से अपने जीवन में गांधी का जो जीवन परिचय के बाद हम कहें कि जैसे चंपारण से उन्होंने जो आंदोलनों की या सत्याग्रह की जो शुरुआत की भारतीय राजनीति में, वो इस क्षेत्र में उनका मानना था कि चंपारण में जो नील की खेती हो रही थी, उन किसानों को अंग्रेज़ों के द्वारा जो अत्याचारों की जांच करने के लिए उन्होंने सरकार के कमीशन नियुक्त किया और उसके बाद उन्होंने बाध्य किया कि नहीं आपको ये काम करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने इसे अंग्रेज़ों के द्वारा जो बना गया गलत कानून था, उस कानून को तोड़कर वहाँ के लोगों को जागरूक किया और वहाँ की जनता के द्वारा अंग्रेज़ों का विरोध किया गया और फिर एक जो कानून बना, उस कानून के द्वारा उन्हें इस तरह के बाध्य नहीं किया जा सकता था। इसके बाद उन्होंने एक वर्ष बाद में जो खेड़ा सत्याग्रह किया, गुजरात की खेड़ा जगह में सत्याग्रह किया कर न देने के लिए, कर न दो आंदोलन के नाम से फेमस हुआ। उसके बाद में उन्होंने आंदोलन जो निरंतर चालू रखे, उसमें अगला जो आंदोलन उनका था अहमदाबाद में मील मजदूरों के लिए आंदोलन, जो एक अपूर्व सफलता मिली उन्होंने, जो इस आंदोलन के द्वारा उन्होंने लोगों के सामने एक गांधी के रूप में एक चरित्र के रूप में उनका जो एक उदयमान हुआ। और उसके बाद में उन्होंने 1918 जो एक एक्ट, रॉलेट एक्ट बना था, उसके रूप में दमनकारी जो कानून था उसके उनका विरोध किया उन्होंने। और 1919 में जो जलियांवाला बाग कांड हुआ, जलियांवाला बाग कांड होने पर जो उनकी ब्रिटिश अंग्रेज़ों की लिए जो उनके मन में जो सोच थी, या जो ऐसा कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के लिए जो न्यायप्रिय जो उनकी धारणा थी, अब उनके एक विरोध के रूप में बदल गई और उन्होंने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने कहा कि ये अंग्रेज़ हैं, वो भारतीयों के लिए नहीं है और ये केवल एक शोषण का एक माध्यम है। तो इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ फिर अपने आंदोलन शुरू कर दिए। फिर दूसरा ये रहा कि उसी समय खिलाफत आंदोलन हो गया। इस कारण से भारतीय जो मुस्लिम थे वो भी अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गए और इसके साथ ही उन्होंने 1900 ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया और भारतीय जनता को इतना ज़्यादा लगने लगा उस असहयोग आंदोलन से कि अब हमें आज़ादी हमें नज़दीक मिलेगी। लेकिन उस आंदोलन को उन्होंने 1922 में समाप्त कर दिया, क्योंकि 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था और उनका जो उद्देश्य था कि मैं पूर्ण रूप से अहिंसक तरीके से इस आंदोलन को चलाऊंगा और सफलता प्राप्त करूंगा। लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह तो एक आंदोलन है, वो गलत दिशा की ओर जा रहा है, तो उन्होंने इस आंदोलन को अहिंसक तरीका जो अपनाया गया, इसके लिए उन्होंने गांधी ने उस आंदोलन को वहीं समाप्त कर दिया। तो ये चोरा चोरी कांड के कारण वो दुखी होकर उन्होंने कहा मैं हिंसक तरीके से अपना काम नहीं कर सकता। गांधी ने असहयोग को स्थगित करने के बाद हिंदू मुस्लिम दंगे प्रारंभ हो गए और उन गांधी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि जब ये इस तरह की जो हिंसा भड़क रही थी, तो गांधी 1924 में असहयोग आंदोलन के कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया था। 1924 में जब वे जेल से छूटकर बाहर आए तो 21 दिन का उन्होंने उपवास किया
केवल अंग्रेज़ों के खिलाफ जो हिंदू मुस्लिमों के जो सांप्रदायिक जो दंगे हुए थे, उन दंगों को रोकने के लिए उन्होंने अनशन पर बैठ गए और उसी समय उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया। तो ये एक उनका जो क्रम था वो निरंतर चलता रहा। गांधी ने हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने कहा, मैं केवल अहिंसा को ही मानता हूँ, अहिंसा के मार्ग पर ही चलने का प्रयास करूँगा। तो इसी तरह उन्होंने फिर 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उन्होंने शुरू किया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक आंदोलन, फिर एक बड़ा आंदोलन करने का उनका मन बना, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। और फिर उसके बाद में उन्होंने उसकी सफलता के नमक को तोड़कर, जो इस एक्ट को तोड़कर उन्होंने सफलता प्राप्त की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में उन्होंने एक अंतिम जो आंदोलन था उनका, कहा कि ये यदि आप सफल नहीं हुए तो आप भारतीय स्वतंत्रता बहुत कठिन है। तो उन्होंने एक नारा दिया, करो या मरो। तो या तो आप सफलता प्राप्त कर लोगे या फिर आप सफलता को और ज़्यादा दिन आपको वेट करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने भारतीय जो आंदोलनकारियों को ये कहा कि करो और मरो। और ये उन्होंने अंतिम उनका जो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद उन्हें भारत को 1947 में जब आज़ादी प्राप्त हो गई तो उस समय गांधी जी के ऊपर जो बहुत बड़ा दबाव था कि पाकिस्तान का विभाजन और भारत के दो टुकड़े, तो ये गांधी को कतई मंजूर नहीं था। लेकिन इतने दबाव के कारण उन्होंने पाकिस्तान से जो विभाजन हुआ उससे वे नाराज़ थे। और 30 जनवरी 1948 को जो लोगों का गुस्सा था कि गांधी चुप क्यों रहे विभाजन पर, तो इसलिए एक नाथूराम गोडसे नामक युवक ने वो उनकी हत्या कर दी। तो इस तरह से गांधी का अंत हो गया और गांधी एक जो आत्मा थी, जो एक शरीर था, वह अब समाप्त हो गया। लेकिन उनके सिद्धांत आज भी उतने ही विश्व में, उतने ही भारत में विद्यमान हैं, उतने ही आज सार्थक हैं जितने उस समय थे। तो गांधी की मृत्यु के बाद जब आइंस्टाइन ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां शायद विश्वास कर सकेगी कि एक जैसे हार्ड मास का पुतला कभी इस भूमि पर पैदा हुआ था। तो ये उनका मानना था कि इस तरह का व्यक्ति इतना बड़े क्रांति, इतना बड़ा संघर्ष कर सकता है, इतने बड़े सत्याग्रह कर सकता है, ये कोई विश्वास करेगा क्या, ये आइंस्टाइन ने कहा। महात्मा गांधी के जो बाद की जो बात थी वो उन्होंने कहा था कि भाई किसी तरह आप गांधी ने जो कहा कि भाई आप अपनी स्वयं लिखित उन पुस्तकों में अपने सारे सिद्धांतों को उन्होंने जोड़ा। उन्होंने हिंद स्वराज, अपनी आत्मकथा, मेरे सत्य के प्रयोग, इसके अलावा उन्होंने शांति और युद्ध, नीति, धर्म, सत्याग्रह और सत्य ही ईश्वर है, सर्वोदय है, सांप्रदायिक एकता है, हरिजन अस्पृश्यता निवारण है। उसके अलावा उन्होंने जो पत्र निकाले, समाचार पत्र निकाले, उनमें दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन निकाला, यंग्स इंडिया निकाला, भारत में हरिजन निकाला, नवजीवन निकाला, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु, इस तरह के अनेकों जो पत्र उन्होंने निकाले जिससे वो अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया। गांधी दर्शन का मूल आधार था वो था धर्म और अथवा राजनीति। उन्होंने कहा कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, पूर्ण रूप से धार्मिक व्यक्ति हूँ, लेकिन हमें राजनीति को मैं धर्म को जोड़ना चाहता हूँ, जिससे राजनीति में द्वेष ना हो, किसी तरह का कोई भी कलह ना हो। तो इसलिए राजनीतिक चिंतन में उन्होंने क्षेत्र में अनेक विचार, गांधी ने कहा कि भी किसी तरह जैसे राजनीति है उसे धर्म के एक दूसरे को पृथक किया जाता है, परंतु गांधी की विचारधारा में नितांत जो परिवर्तन है, उन्होंने राज्य शासन, सत्ता, समाज, आर्थिक संगठन, इन संबंध में विचार व्यक्त किए। उनके विचारों का मूल आधार था धार्मिक दृष्टिकोण और गांधी धर्म राजनीति के पृथक करने के पक्ष में नहीं थे। वो ये नहीं चाहते थे कि दो धर्म और राजनीति है वो दोनों अलग अलग हो, तो उनका मानना था कि ये दोनों साथ रहे तो अच्छे से काम करेगी। उनके शब्दों में यदि राजनीति में भाग लेता हूँ तो इसका कारण केवल यही है कि राजनीति हमें एक सर्पणी की भांति जकड़े हुए है और हम चाहे कितना भी प्रयास क्यों न करें उससे बाहर नहीं निकल सकते। इस सर्पणी से जूझना चाहता हूँ, मैं इस राजनीति में धर्म को प्रविष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। अर्थात उनका कहने का मतलब था कि हम मनुष्य हैं जो इस मतलब राजनीति के इस चक्र में एक सर्प का जो
के बीच में हम जकड़े हुए हैं, एक सांप की जो कुंडली मार के जो बैठा है उसमें जकड़े हुए हैं, हम चाह कर भी इससे निकल नहीं सकते। इसलिए हमें राजनीति और धर्म दोनों को हम एक जोड़ने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मतलब अर्थात ये उनका कहने का तात्पर्य था कि हम राजनीति को अलग नहीं कर सकते। सत्य और अहिंसा की जब बात आती है तो गांधी कहते हैं, गांधी विचारधारा में हमेशा उन्होंने चाहे कोई भी आंदोलन किया है, कोई भी कार्य किया है, या जो भी मानवता के लिए, पर्यावरण के लिए या दूसरे अन्य कार्यों के लिए जो काम किया है, उन सब कार्यों में उन्होंने सत्य और अहिंसा का मूल रूप से उन्होंने कहा कि बोलबाला होना चाहिए। तो गांधी मानते थे कि गांधी विचारधारा में सर्वोत्तम महत्व उन्होंने अहिंसा के सिद्धांतों को दिया। उन्होंने कहा सत्य और अहिंसा, गांधी ने के मनुष्य अंतर्निहित धार्मिक भाव के अपरिहार्य समझते थे। जीवन में अहिंसा का पालन करना, सत्य की उपासना करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। सत्य के लिए गांधी जी ने कहा कि तुम्हारी आत्मा जो कहती है वह सत्य है। तो ये जो आत्मा अथवा हृदय से जो निकली हुई बात वो कभी झूठ नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि आप हमेशा जो अंतर मन से जो बात करेंगे वो सत्य है। और अहिंसा की जो भावना, उन्होंने कहा कि आप मानव जीवन में महान जो शक्ति है अहिंसा ही है। और गांधी जी का मूल धारणा थी कि अहिंसा मानव जाति के पास उपलब्ध एक महानतम शक्ति है। वे अहिंसा को विश्व के विनाशकारी शस्त्रों के समर्पण योग की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली मानते हैं। अहिंसा के बारे में एक जीवंत शक्ति को उन्होंने कहा था पूरा संसार इस शक्ति के द्वारा नियंत्रित और संचालित है। गांधी के अनुसार अहिंसा का अर्थ केवल हत्या न करना ही नहीं है, वरन अहिंसा से उसका तात्पर्य है कि अन्य किसी प्रकार से अपने विरोधी को कष्ट न पहुंचाना। गांधी अहिंसा के 3 रूप बताते हैं। गांधी जी ने अहिंसा के 3 रूप बताए। उन्होंने कहा केवल ये नहीं था कि आप केवल किसी को मारते हो, पीटते हो, ये अहिंसा है। उन्होंने कहा कि आप किसी को हृदय से, यदि आप किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, यदि किसी को दुख ना दें, यदि किसी को अन्य किसी तरह की कोई यातना ना दें जिससे वो दुखी हो, तो ये आपके लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं 3 रूप में अहिंसा को बता सकता हूँ। वो पहली है जागृत अहिंसा, जिसे सर्वोत्कृष्ट रूप में उन्होंने कहा कि व्यक्ति जब अपने जागृत अहिंसा का जब पालन करता है तो वह बहादुर व्यक्ति कहलाता है। और दूसरा अहिंसा के रूप में केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, अपितु सभी जगह क्षेत्रों में वह दृढ़ता से उसका पालन करता है, जागृत रहकर, जाग कर। और दूसरी उन्होंने कहा औचित्यपूर्ण अहिंसा। अहिंसा की दूसरी बात में इसलिए औचित्यपूर्ण लगी कि हमें जहाँ औचित्य की बात आती है, जहाँ गांधी कहते हैं कि हमारे अस्तित्व की बात आती है, तो वहाँ हमें उस समय अहिंसा का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे रोटी कपड़ा मकान हो या अन्य साधन हो जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हो। तो ये औचित्यपूर्ण अहिंसा। तीसरी उन्होंने कहा है जो है भीरुओं की अहिंसा, अर्थात जो व्यक्ति साहसी है, जो व्यक्ति किसी तरह का किसी से डर नहीं है, जो अभय रखता है, ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने कहा ऐसी अहिंसा उनके लिए एक हथियार के रूप में, एक शस्त्र के रूप में उनके काम करती है। और जो कमज़ोर व्यक्ति है, जो कायर व्यक्ति, वो हमेशा उन्होंने कहा कि वो हिंसा का सहारा लेता है, उसे अहिंसा पर विश्वास नहीं है और वो हमेशा डरते हुए अहिंसा को ही श्रेष्ठ मानते हैं। ये लोग, इसलिए उन्होंने कहा कि जो एक डरपोक संकट का सामना करने की अपेक्षा उससे भागता है और नितांत अमानवीय, अप्राकृतिक, असामंजस्य वो जो चीज़ें हैं वो करता है। ये गांधी ने कहा कि वो डर के कारण वो हिंसा का सहारा लेता है। गांधी के शब्दों में कायरता और अहिंसा पानी और आग की भांति है। कायरता और अहिंसा आग और पानी की भांति है, एक साथ नहीं रह सकते। यदि आप कायर हैं तो आप अहिंसक नहीं बन सकते, और यदि आप कायर नहीं हैं तो आप अहिंसा का सहारा ले सकते हैं। इसीलिए उन्होंने जल और आग के बारे में उनकी दोनों की व्याख्या की है। उन्होंने आत्मिक बल से रूप में कहा वीरों का ये आभूषण है। अहिंसा की पालना करना एक वीरों का आभूषण है, न कि किसी एक कायर व्यक्ति का हथियार है। ऐसा नहीं है, वो वीरों का आभूषण है और उन्हीं का शस्त्र के रूप में, अहिंसा एक शस्त्र के रूप में काम करती है। अहिंसा के सामाजिक व राजनीतिक आयाम। अहिंसा को यदि उन्होंने कहा है कि यदि हम बात करते हैं अहिंसा के सामाजिक और राजनीतिक विकृतियों को दूर करने के लिए, उन्होंने श्रेष्ठ सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का मूलक आधार उन्होंने कहा है अहिंसा ही हो सकती है, दूसरा नहीं हो सकता। यदि आपको अहिंसा की बात करनी है तो उसके लिए सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही पक्ष रखने पड़ेंगे। स्वयं गांधी जी के शब्दों में साधन बीज है और साध्य वृक्ष है।
और इसीलिए जो संबंध बीज और वृक्ष में है वही संबंध साधन और साध्य में है। तो अर्थात साध्य और साधन के बारे में गांधी ने अच्छा विचार, उन्होंने अपना विचार रखा। उन्होंने कहा कि भाई किसी तरह से हमें जो हमारा साध्य है तो उसके लिए साधनों का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने लक्ष्य तक प्राप्त कर सकते हैं। और मैं यदि शैतान की उपासना करके ईश्वर उपासना का फल नहीं पा सकता, साध्य साधन के अनुरूप ही होना चाहिए। उनका कहने का मतलब वही है कि किसी तरह से यदि मैं शैतान की उपासना करता हूँ तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, उससे केवल मुझे शैतान ही प्राप्त होगा। और सत्याग्रह के बारे में उन्होंने कहा है कि सत्याग्रह की पद्धति के लिए गांधी ने जो बात की है वो राजनीतिक रूप से विशेष और अपूर्ण देन है। उन्होंने स्वयं गांधी के शब्दों में कहा कि अपने विरोधियों को दुखी बनाने के बजाय स्वयं अपने पर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना सत्याग्रह है। मतलब हम दूसरों को दुखी करने के बजाय स्वयं अपने शरीर को, अपने आप को कष्ट देकर हम यदि कोई विजय प्राप्त करते हैं तो वही सत्याग्रह है। सत्याग्रह बुराई के प्रतिरोध में एक नवीन मार्ग का आविष्कार किया है। सत्याग्रह शक्तिशाली और वीर मनुष्य का शास्त्र है। सत्याग्रह को उन्होंने कहा है कि ये सत्य की विजय है। और दूसरा उन्होंने कहा सत्याग्रह को एक आध्यात्मिक और नैतिक जो संघर्ष का नाम है। हम आध्यात्मिक रूप से, हम नैतिक रूप से यदि कोई संघर्ष कर रहे हैं तो वो सत्याग्रह के रूप में कर सकते हैं। गांधी शब्दों में निर्बल कभी सत्याग्रह हो ही नहीं सकता। गांधी कहते हैं कि जो यदि हम सत्याग्रह की जब बात करते हैं तो सत्याग्रह कभी निर्बल नहीं हो सकता, निर्बल या वो कमज़ोर नहीं हो सकता। सत्याग्रह कभी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए छल कपट, झूठ, हिंसा इत्यादि का आश्रय नहीं लेता। गांधी ने सत्याग्रह के लिए 11 व्रतों का पालन आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि आपको 11 व्रतों का पालन करना है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शारीरिक श्रम, अस्वाद, निर्भयता, सर्वधर्म संभाव, स्वदेशी, अस्पृश्यता। इस तरह उन्होंने कहा कि ये 11 जो व्रत हैं, एकादश व्रत हैं, इनका जो पालन करेगा वो ही सत्याग्रही बन सकता है या सत्य के मार्ग पर चल सकता है। तो ये सत्याग्रह के विभिन्न रूप उन्होंने कहा कि असहयोग आंदोलन के रूप में आपने देखा, सविनय अवज्ञा के रूप में आपने देखा, हिजरत, हड़ताल, और इन रूपों में यदि आप वो सत्याग्रह को देखना चाहते हैं तो इन रूपों में आप देख सकते हैं। तो ये राजनीतिक विचार ही थे उनके, जो सत्याग्रह के रूप में उन्होंने राज्य के लिए, उन्होंने एक अच्छा सुशासन बनाने के लिए उन्होंने इनको काम में लिया हथियारों के रूप में। अब जो राज्य संबंध में गांधी के जो विचार थे वो क्या, गांधी क्या कहना चाहते हैं कि राज्य किस तरह से अपने कार्यों को करने के लिए, संपादित करने के लिए, गांधी का राज्य को इतना अधिक महत्व देने के लिए तैयार नहीं थे। गांधी तैयार नहीं थे। उनके अनुसार व्यक्ति साध्य तथा राज्य एक साधन मात्र है और राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के लिए हुई है और न कि मनुष्य की राज्य के लिए। उनका कहना था कि आप यदि राज्य को प्रथम नहीं रख सकते, प्रथम आपको व्यक्ति को ही रखना पड़ेगा। आज एक व्यक्ति के लिए राज्य बना है, न कि राज्य के लिए व्यक्ति बना है। तो ये दोनों उनकी उत्पत्ति के पीछे उन्होंने ये बात कही है। गांधी ने राज्य को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण का एक साधन मात्र मानते थे। गांधी द्वारा राज्य की सत्ता का विरोध किए जाने का प्रमुख कारण यही था कि वो दार्शनिक आधार पर राज्य का विरोध करते हुए गांधी का विचार था कि राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास के मार्ग प्रशस्त नहीं करता। राज्य व्यक्ति का नैतिक विकास के प्रशस्त नहीं करता और केवल बाहरी कार्यों को प्रभावित करता है, प्रभावित कर सकता है। राज्य अनैतिक इसलिए है कि वह हमें सब कार्य अपनी इच्छा से नहीं वरन दंड से, भय से और कानून के कारण वो करवाना चाहता है। वो ये कहता है कि राज्य तो एक संस्था है। गांधी जी का मानना था कि राज्य एक संस्था है, वो अपने राज्य को चलाने के लिए, संस्था को चलाने के लिए मनुष्य के ऊपर दंड, न्याय और कानून के रूप में जो दबाव बनाती है, प्रेशर बनाती है, उससे वो राज्य को चलाना चाहती है। तो मैं वो कतई इन सब चीज़ों से उन्होंने कहा कि ये एक अच्छे राज्य के लिए ये चीज़ों का, इन सब चीज़ों का नहीं होना चाहिए। तो गांधी ने राज्य संबंध में जो विचार करें उनके दूसरे उनका कि गांधी जो अहिंसा के पुजारी थे, राज्य में हिंसक तत्व का मूल संगठन, इसी कारण भी उनका राज्य में विरोध किया जाना स्वाभाविक था। उन्होंने कहा कि ये एक हिंसा का संगठन है। वहाँ जो लोग सत्ता या जो सत्ता में जो कार्य कर रहे हैं, जो राज्य को चला रहे हैं, वो हिंसा का सहारा लेते हैं और इसलिए हिंसा का संगठन है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। राज्य का बढ़ता हुआ कार्य क्षेत्र व्यक्ति के स्वावलंबन और आत्मविश्वास के गुणों को विकसित नहीं होने देता और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है। वो क्या कहते हैं, गांधी जो कहते हैं कि वो जो व्यक्ति की जो स्वावलंबी बनना चाहता है, आत्मनिर्भर बनना चाहता है, या इस तरह के जो उसमें गुण जो व्यक्तित्व के विकास के लिए उन्होंने कहा कि राज्य एक अवरुद्ध, उसकी जो विकास को अवरुद्ध करता है। तो राज्य के प्रति इसलिए दृष्टिकोण में राज्य के कार्य क्षेत्र कम से कम करने के पक्ष में थे। गांधी कहते थे कि राज्य के
ठीक है होना चाहिए, लेकिन उसके उनका दृष्टिकोण था कि राज्य को कम से कम जो कार्य क्षेत्र है उसमें व्यक्ति का हस्तक्षेप होना चाहिए। तो गांधी जी का जो राज्य के संबंधी विचार था वो इस तरह से उन्होंने राज्य को समझाने का प्रयास किया। उनका विचार था कि मैं राज्य के प्रति इतना विश्वास नहीं हूँ। गांधी जी ने एक दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में भी उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि संबंध में गांधी जी विचारधारा थी कि अराजकतावादी दार्शनिक जो टॉलस्टॉय के विचारों से प्रभावित होकर गांधी ने दार्शनिक अराजकतावादी की श्रेणी में रखा गया। गांधी जी नैतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक तीनों दृष्टिकोणों के आधार पर राज्य की कटु आलोचना करते थे। वो कहते थे कि ये नैतिक नहीं है, ऐतिहासिक भी नहीं है और आर्थिक दृष्टि से भी अच्छा नहीं है। उनकी आलोचना उनकी। गांधी ने राज्य को एक ऐसे हिंसक संस्था मानते हैं जिनका कार्य निर्धन वर्ग का शोषण करना है। तो ये शोषण की जो बात आती है वो गांधी कहते हैं कि ये ऐसे एक अमीर वर्ग के द्वारा एक गरीब वर्ग का जो शोषण है वो एक संस्था के द्वारा या इस तरह की हिंसक जो संस्थाएं जो बनी हैं वो निर्धन वर्गों के शोषण के लिए ही बनी है। तो ऐसा गांधी का मानना था। गांधी के शब्दों में राज्य केंद्रित और संगठित रूप से अहिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति का एक सचेतक आत्मवत वाणी है, किंतु राज्य का एक ऐसा आत्महीन यंत्र है जिसे हिंसा के पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही हिंसा से हुई है। गांधी कहते थे कि राज्य की उत्पत्ति हिंसा से हुई है और सिद्धांत रूप में राज्य के अहिंसा के विरुद्ध होने पर भी गांधी ने वर्तमान परिस्थितियों में राज्य को समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। वो ये कहते थे कि राज्य को, गांधी जी की वर्तमान जो परिस्थितियाँ थी उसमें राज्य को समाप्त नहीं किया जा सकता। गांधी जी ने राज्य को राज्य के प्रभाव और शक्ति को कम करने के प्रयास किया, जिससे राज्य का सत्ता होते हुए भी व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। इस संबंध में गांधी जी द्वारा 3 सुझाव दिए गए जो इस प्रकार थे। गांधी जी ने कहा कि सबसे पहले सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। यदि आपको एक अच्छे राज्य का निर्माण करना है तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसमें जो कि ग्राम पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और उसके बाद जिला परिषद और फिर राज्य और फिर केंद्र, इस तरह से सत्ता का विभाजन होना चाहिए। सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा जो कार्य क्षेत्र न्यूनतम व्यक्ति के जीवन से कम हस्तक्षेप किया जाए। तो जो भी कार्य राज्य करता है, राज्य का जो कार्य का जो न्यूनतम कार्य क्षेत्र है उसमें व्यक्ति को कहीं न कहीं विकास में कोई अवरुद्ध ना हो, कहीं विकास में के लिए वो कोई भी किसी तरह का कोई उसके विकास में बाधा ना बने, इस तरह का यदि कोई हस्तक्षेप करता है तो वो राज्य सही नहीं है। तीसरा उन्होंने कहा कि राज्य का जो प्रमुख सिद्धांत का खंडन किया है, वो कहते हैं हिगल की बात को स्वीकार करने के लिए कभी तैयार नहीं है कि व्यक्ति राज्य के प्रत्येक आज्ञा माने। ये हिगल का जो राज्य संबंधी जो विचार था वो उन्होंने कहा कि मैं इस बात को कतई नहीं मानता कि राज्य के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं कि और व्यक्ति को मानने ही पड़ेंगे, और ये गांधी इस चीज़ का विरोध करते थे। उनका कथन था कि राज्य जनता की भक्ति का हकदान तभी हो सकता है जबकि वो जनता के कल्याण की दिशा में आगे बढ़े और जनशक्ति आधारित हो। उनका मानना था कि भाई ये जनशक्ति से आधारित हो और जनता के लिए कार्य करे और जनता के कल्याण की दिशा में कार्य करे, तभी एक अच्छा राज्य बन सकता है। इसके लिए उन्होंने एक राज्य की जो कल्पना की वो आदर्श राज्य, या जिसे हम कहते हैं राम राज्य या अहिंसक राज्य की उन्होंने कल्पना की। यदि इस तरह का यदि राज्य है तो वो व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के कल्याण के लिए काम कर सकता है। उसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो बात कही वो कही गांधी ने राजनीतिक विचारों में जो राम राज्य कहते थे उसका जो उचित जो था दर्शन था उनका, तो आदर्श व्यवस्था से यहाँ कि अहिंसात्मक जो समाज की कल्पना उन्होंने की। किसी तरह की अहिंसात्मक जो राज्य है उसमें गांधी कहते थे कि किसी तरह की पुलिस, जेल, सेना तथा न्यायालय की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ किसी तरह की कोई अपराध, अराजकता, अशांति, हिंसा ये सब उस राज्य में व्याप्त नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें, किसी का उत्पीड़न, दुख या किसी तरह का आप किसी को यातनाएँ यदि नहीं देंगे तो इसके लिए आपको जेल, पुलिस और न्यायालय की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये एक अहिंसक राज्य की उन्होंने कल्पना में ये कहा था। दूसरा उनका शासन का स्वरूप वो होना चाहिए लोकतांत्रिक। गांधी आदर्श मानते थे, उन्होंने माना कि भी ये जो राज्य है उसमें आदर्श समाज की पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक होना चाहिए, जिसमें जनता का न केवल मत देने का अधिकार हो वरना सक्रिय रूप से शासन के संचालन में भी भाग ले गए। मतलब वही जनता के द्वारा जनता के लिए जो चुना गया शासन है वही उन्होंने कहा सर्वोपरि लोकतांत्रिक शासन है। दूसरा उन्होंने कहा विकेंद्रीकृत सत्ता हो। सत्ता का, जैसे मैंने आपको पहले कि सत्ता का जो ढांचा है वो किसी भी
रूप में किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो, विकेंद्रीकृत हो। स्वतंत्रता और स्वावलंबन ग्राम समाजों की स्थापना करना चाहते थे, जिसके आधार पर ग्राम से पूरी पंचायतों के द्वारा गाँव का जो व्यवस्था है, गाँव के रूप में जो एक संस्था काम करे गाँव के विकास के लिए। आर्थिक विकेंद्रीकरण की बात करते थे, वो कहते थे कि कुटीर उद्योग जो केंद्रीकृत जो उद्योग हैं वो ना लगाकर उनकी जगह कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और इस तरह के जो छोटे जो धंधे स्थापित किए जाएं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले और उसकी जो आय का जो हिस्सा है वो उसी क्षेत्र के लिए काम आए। तो उन्होंने कहा व्यक्ति अपने उत्पादन के साधनों का भी स्वामी स्वयं रहे। तो ये उन्होंने कहा आर्थिक क्षेत्र में जब स्वावलंबी आय बनेगा तभी वो एक अच्छा राज्य बन सकता है। नागरिक अधिकारों पर उन्होंने आधारित उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता, समानता तथा अन्य नागरिक अधिकार भी उन्हें समान रूप से मिलने चाहिए, जिससे उनको नागरिक अधिकार बराबर उनका वो पालन कर सके। निजी संपत्ति का अस्तित्व, उन्होंने कहा कि आदर्श राज्य में निजी संपत्ति का प्रस्ताव जो अस्तित्व होगा, लेकिन संपत्ति के प्रयोग में निजी स्वार्थ का न होकर समस्त समाज के कल्याण के लिए होगा। उनका निजी संपत्ति तो होगी, लेकिन उसका उपयोग है आप जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए या दूसरों के लिए भी करेंगे, दूसरों के कल्याण के लिए भी करेंगे। तो ये उनका मानना था। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रम अनिवार्य है। अगला वो पॉइंट कहते हैं कि ऐसा राज्य हो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति श्रम करे। ऐसा ना हो कि घूसखोरी, चोरी चकारी या दलाली या कमीशन खोरी, इस तरह की कोई यदि कोई पैसा यदि कमाता है तो उन्होंने कहा ये पाप है। जब तक आप शारीरिक श्रम नहीं करेंगे तब तक आप एक अच्छे राज्य के निर्माण की बात नहीं कर सकते। आदर्श राज्य में प्रत्येक व्यक्ति के लिए भरण पोषण हेतु उन्होंने कहा श्रम अनिवार्य है, श्रम के करना जरूरी है, तभी आप अच्छे राज्य की बात कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था की उन्होंने कहा कि प्राचीन जो भांति जो हमारे 4 वर्ण चले आ रहे हैं, उन वर्ण में रहकर व्यक्ति अपने कार्य को करे और उन वर्ण के अनुसार जो भी व्यक्ति अपनी जो कार्य करे या उस कार्य को जो शारीरिक श्रम करे जिससे वो अपना रोजगार या कार्य जो चला सके। तो उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था का होना भी बहुत ज़रूरी है। और अस्पृश्यता का अंत, उन्होंने कहा ऐसे समाज में जहाँ असमानता नहीं होनी चाहिए, कोई छुआछूत, कोई किसी तरह का भेदभाव हमारे मन में नहीं होना चाहिए। इस तरह का हिंसक राज्य की यदि हम कल्पना करते हैं। तो दूसरा धर्मनिरपेक्षता, वहाँ किसी भी एक धर्म का बोलबाला नहीं होना चाहिए, कोई भी एक धर्म ज़्यादा प्रभावी नहीं होना चाहिए कि भाई वो सत्ता को प्रभावित करे। इसलिए उन्होंने कहा कि ये धार्मिक जो निरपेक्ष होना चाहिए, किसी धर्म को एक महत्व देना हमारे लिए घातक हो सकता है। तो गौवध निषेध, उन्होंने कहा गाय जो हमारी पूरी हमारे जो मनुष्य के जीवन के एक आधार है, जो जुड़ी हुई है और सभी जगह वो मनुष्य की हमेशा मदद करती है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, सब जगह गाय का महत्व बताया है उन्होंने और गाय को उपयोगी बताया है परिवार के लिए, समाज के लिए। तो उन्होंने कहा कि गोवध निषेध होना चाहिए, किसी तरह की गायों को मारना या गायों को प्रताड़ित करना, किसी तरह का कोई भी कार्य उस राज्य में नहीं हो सकता, निषेध है। मद निषेध, किसी तरह का कोई भी जो नशा है, मद है, शराब है, इन सब का उस राज्य में कोई भी औचित्य नहीं है, कोई भी उनका स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि मद निषेध राज्य का निर्माण होना चाहिए, किसी तरह का कोई भी जो मद है उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, ताकि एक अच्छे राज्य को अराजकता ना फैले, अशांति ना फैले। ये सारी चीज़ें समाज में अशांति और अराजकता के तत्व हैं। उन्होंने कहा निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक जो निःशुल्क शिक्षा की बात की, उन्होंने कहा कि व्यक्ति को यदि आगे बढ़ाना है तो हमें शिक्षा भी उन्हें निःशुल्क प्रदान करनी पड़ेगी। जिससे प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क होगी तो व्यक्ति जो अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकेगा और फिर आगे निरंतर पढ़ाई करवा सकेगा। तो वो एक साक्षर व्यक्ति के लिए उन्होंने निःशुल्क शिक्षा की भी अनिवार्यता बताई है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उन्होंने कहा कि शांति प्रिय का अर्थ है वसुदैव कुटुंबकम का धारणा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यदि हम शांति प्रिय रहना चाहते हैं, अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें वसुदैव कुटुंबकम की धारणा को अपनाना पड़ेगा, जिससे हम सबको एक परिवार मानेंगे और सभी को परिवार की भांति चलाने का प्रयास करेंगे। अब जो गांधी कहते थे, गांधी ने जो कहा कि भाई हम बात करते हैं अपने शासन की, तो उन्होंने कहा कि बहुमत के शासन का अर्थ यह नहीं है कि एक व्यक्ति की भी राय हो, यदि वह सही हो तो उसकी कुचली जाए, बल्कि उसे बहुमत की राय से अधिक महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिए। यही मेरा वास्तविक प्रजातंत्र की कल्पना है। तो यहाँ गांधी का जो मूल जो राज्य के प्रति जो धारणा थी, उन्होंने ये कहा कि भाई किसी भी एक व्यक्ति की जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत को किसी भी तरह से कुचला ना जाए। कोई भी उसकी यदि राय है तो उसको राय को समाप्त नहीं किया जाए, उसके विचारों का उसके सम्मान होना चाहिए और उसको राज्य में वो एक समानता का दर्जा मिलना चाहिए, जिससे वो उसकी सब बात समझ सके। एक व्यक्ति यदि एक अच्छे शासन के लिए यदि उसका योगदान
रहता है तो एक अच्छा शासन और ज़्यादा बनता है। और यही प्रजातंत्र की बात है कि वहाँ सबके लिए, जो लोकतंत्र में जब हम बात करते हैं तो उसमें सभी व्यक्तियों का समान रूप से जो योगदान है, वही गांधी ने कहा है कि आदर्श राज्य के लिए एक अच्छी कल्पना मानी जाती है, और वहीं किसी तरह का कोई भी शोषण भी नहीं होता। तो ये जो चीज़ बताई है, गांधी ने कहा है कि भाई इस तरह से हमें इन सब चीज़ों का पालन करें, तभी एक आदर्श राज्य की हम कल्पना कर सकते हैं। गांधी की इस